सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज वानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह आज कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। सीएसआर के तहत 2 नई पहलों की करेंगे शुरुआत। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। सरकार सदन में रख सकती है कैग रिपोर्ट। चुनाव आयोग आज जारी करेगा यूपी के एसआईआर ड्राफ्ट। एसआईआर को लेकर दिल्ली से लखनऊ तक हलचल तेज। एसआईआर ड्राफ्ट वेबसाइट पर भी अपलोड होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का 81 वर्ष की उम्र में निधन। लंबे समय से बीमार थे। भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स जैसा ग्लोबल इवेंट लाने के लिए मशहूर रहे। राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आया। सिरसा डेरे में ऑनलाइन सत्संग किया कत्ल। साध्वियों को यौन शोषण केस में काट सजा। और आंध्र प्रदेश में तेल के कुएं में गैस रिसाव से आग। 20 मीटर ऊंची लपटें उठ रही। 3 गांव खाली कराए गए। 600 लोगों का रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर है। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर आपको दिखा रहे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जारी की है एडवाइजरी। एयरपोर्ट ने कोहरे के कारण जारी की है ये एडवाइजरी। एयरपोर्ट पर घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी कम हुई है और घने कोहरे के कारण फ्लाइट के शेड्यूल पर असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी हो सकती है कम। अमृतसर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की बात कही जा रही है। भोपाल एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी हो सकती है कम। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने की आसार जताए गए हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण फ्लाइट प्रभावित है। वाराणसी एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण फ्लाइट प्रभावित हो रही है। रांची और हिंडन एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट प्रभावित है। यात्रा से पहले वेबसाइट स्टेटस चेक करते रहें, ये एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है कि यात्रा से पहले स्टेटस चेक करते रहें। वेबसाइट स्टेटस चेक करते रहें यात्री, ये अपील की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है। तो भारत में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के कारण न सिर्फ सड़क यातायात, रेलवे यातायात, बल्कि हवाई यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है। और ऐसे में अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यह एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में यात्रियों से अपील की गई है कि यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले वेबसाइट स्टेटस चेक करते रहें। तो देश के तमाम एयरपोर्ट पर कोहरे का प्रकोप जो है, असर जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये एडवाइजरी लगातार एयरपोर्ट की तरफ से जारी की जा रही है ताकि यात्रियों को अनावश्यक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तमाम एयरपोर्ट पर फ्लाइटें जो है प्रभावित हो रही हैं, इसीलिए एयरपोर्ट एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। वो साफ तौर पर यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर कह रहे हैं कि यात्रा से पहले वेबसाइट स्टेटस चेक करते रहें। अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम मंत्रालय के महानदी भवन में करेंगे समीक्षा बैठक। सुबह 11 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये समीक्षा बैठक होगी। 5:30 बजे तक विभागीय बैठक लेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। सीएम बैठक के बाद युवा उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो सीएम बैठक के बाद युवा उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की वो रायपुर से अहम खबर है। पुलिस महकमे में प्रमोशन, 17 एएसआई बने हैं अब सब इंस्पेक्टर। तो एएसआई को अब एसआई बनाया गया है। प्रमोशन सूची आधिकारिक आदेश के साथ जारी की गई है। वरिष्ठता और सेवा अनुभव के आधार पर चयन किया गया है। तो 17 एएसआई को अब एसआई बनाया गया है। तो 17 एएसआई अब सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। रायपुर से अहम खबर, पुलिस महकमे में प्रमोशन। वरिष्ठता और सेवानुभव के आधार पर चयन हुआ है। रायपुर से अहम खबर, पुलिस महकमे में प्रमोशन, 17 एएसआई को एसआई बनाया गया है। तो 17 एएसआई अब सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। प्रमोशन सूची आधिकारिक आदेश के बाद जारी की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शीतलहर और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कई दिनों से कड़ाके की ठंड की चपेट में है, जिसके कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से खबर दिखा रहे, नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों में ठंड से राहत दिलाने के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। सुबह और शाम रात तक लोग अलाव के आसपास बैठकर ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और जरूरतमंद लोगों के लिए ये अलाव राहत का सहारा बने हुए हैं। रात में ही जिले में घना कोहरा छा जाता है। कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम दिखाई दे रही है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर मंदसौर से, जहां जिले के दलौदा पुलिस ने वेयर हाउस में हुई बड़ी चोरी का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, 3 क्विंटल गेहूं, 3 पिकअप वाहन सहित 50 लाख से अधिक का माल जब्त किया है। मास्टरमाइंड आरोपी ने वेयर हाउस मैनेजर सहित गेहूं मालिक के मुनीम को टीम में शामिल किया था। आरोपी ने मुनीम को टीम में शामिल कर डुप्लीकेट चाबी तैयार कर घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने घटना में शामिल 5 आरोपियों को धर दबोचा है। पिछले दिनों हुई वेयर हाउस की चोरी का दलौदा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिवनी से अहम खबर है, नहर में डूबने से बालिका की मौत की अहम खबर सामने आ रही है। ग्राम नरेला में नहर में डूबने से बालिका की मौत हुई है। आपको बता दें, नहर के पास खेलते समय बालिका डूबी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नरेला की यह घटना है। तो सिवनी से खबर आपको दिखा रहे हैं, नहर के पास खेलते समय बालिका के डूबने की खबर सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नरेला की यह घटना है। इस वक्त की अहम खबर आपको सिवनी से दिखा रहे हैं।
नहर में डूबने से बालिका की मौत की खबर सामने आ रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इंदौर से अहम खबर। एनएसयूआई ने मेयर के पोस्टर पर फेंका है गोबर। प्रदेश अध्यक्ष ने पोस्टर पर गोबर फेंका है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पोस्टर पर गोबर फेंका गया है। सीडी बस स्टैंड पर लगे पोस्टर पर गोबर फेंका गया है। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने पोस्टर पर फेंका है गोबर। तो प्रदेश अध्यक्ष ने पोस्टर पर फेंका है गोबर। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के पोस्टर पर फेंका गया है गोबर। बस स्टैंड पर लगे पोस्टर पर फेंका गया है गोबर। प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे पोस्टर पर है गोबर। तो इंदौर से अहम खबर दिखा रहे हैं। एनएसयूआई ने मेयर के पोस्टर पर फेंका है गोबर। अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, जहां हिमाचल के सीएम ठाकुर का जन्मदिन। आपको बता दें, सीएम योगी ने सीएम जयराम ठाकुर को जन्मदिन की बधाई दी। पूर्व मंत्री श्री जयराम ठाकुर को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मां कांगड़ा देवी से आपके दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी है। मां कांगड़ा देवी से स्वस्थ एवं सुयशपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई हैं। मां कांगड़ा देवी से आपके दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुयशपूर्ण जीवन की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद के तहसील सदर की ग्राम सभा बोलना मऊ विकासखंड एवं बड़पुर में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। ग्राम चौपाल में मौजूद ग्रामीणों को अधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई तथा ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना गया। साथ ही ग्रामीणों को साइबर अपराध से बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा ग्रामीणों से एसआईआर के अंतर्गत प्रकाशित मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचने, फार्मर रजिस्ट्री कराने, सभी बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनवाने, फैमिली आई कार्ड बनवाने की बात कही गई है, अपील की गई है। इसके पश्चात जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा गरीब एवं निराश्रित लोगों को कंबल वितरण भी किया गया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है, जहां सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हुई है। तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को टक्कर मारी है। इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। सांडी कोतवाली क्षेत्र के सेमरा रोड का यह पूरा मामला है। तो इस वक्त की अहम खबर हरदोई से आपको दिखाने, तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मारी, इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। सांडी कोतवाली क्षेत्र के सेमरा रोड का यह पूरा मामला है। हरदोई से अहम खबर, सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हुई है। तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को टक्कर मारी है। इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। तो हरदोई से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हुई है। तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को टक्कर मारी, इस दौरान मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हुई है। इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। घटित हुई कि मोटरसाइकिल वाले ने हमारे पिताजी का एक्सीडेंट बहुत भयंकर कर दिया। उससे हमने कहा एक्सीडेंट हो गया, चलो इलाज कराओ। कहा लगे मर तो गए नहीं, हम क्यों इलाज कराएं। कहा लगे तुम्हें करना जो करो जाके। हाँ, कहा लगे एक्सीडेंट हो गया तो फिर इसके बाद में हम अस्पताल के एसओ साहब के पास गए। वहाँ 13 दिन उनका अस्पताल में इलाज कराओ। एसओ साहब ने कहा तुम्हारी पूरी मदद होगी। उसके बाद में हम वहाँ के अस्पताल में डॉक्टर साहब ने कहा तबीयत ठीक है और सुबह आप सिटी स्कैन करा लेना जाके। उन्होंने छुट्टी कर दी। रिफर करने के लिए कहा था तुमने? रिफर करने के लिए हमने उनसे कहा, उन्होंने रिफर नहीं किया मरीज को। बोला रिफर नहीं करना है। कहा ठीक है। तभी कौन डॉक्टर था? डॉक्टर एक मैडम थी। हाँ, उन्होंने कहा रिफर नहीं करना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में घने कोहरे और सर्दी का प्रकोप जारी। घने कोहरे में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगी है। विजुअलिटी सामान्य से कम हुई है। 20 मीटर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। लाइट जलाकर धीमी गति से वाहन चल रहे हैं। घने कोहरे और सर्दी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अहम खबर। 10 जनवरी को आ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मकर संक्रांति की तैयारी का करेंगे निरीक्षण। अमावस्या के स्नान की तैयारी का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों के साथ कर सकते हैं समीक्षा बैठक। तो गंगा पूजन और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं मुख्यमंत्री। फिलहाल अभी तक कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, तो मुख्यमंत्री प्रयागराज के दौरे पर जा सकते हैं, इसकी चर्चाएं हैं। अमावस्या के स्नान की तैयारी का निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों के साथ कर सकते हैं समीक्षा बैठक। गंगा पूजन और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं मुख्यमंत्री। फिलहाल अभी तक कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है। तो प्रयागराज से अहम खबर। 10 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर जा सकते हैं। मकर संक्रांति की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। अमावस्या के स्नान का भी निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री। इस दौरान लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सकते हैं मुख्यमंत्री। आपको बता दें, इस दौरान अमावस्या के स्नान की तैयारियों की भी निरीक्षण और समीक्षा कर सकते हैं। गंगा पूजन और लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं मुख्यमंत्री। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से अहम खबर है। कक्षा 8 तक के बच्चों के 15 जनवरी तक की छुट्टी की गई है। कोहरे और शीतलहर के कारण स्कूलों में छुट्टी की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं की छुट्टी की गई है। आपको बता दें, DIVS प्रयागराज ने जारी किए हैं ये दिशा निर्देश। तो कड़ाके की सर्दी और शीतलहर को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। DIVS प्रयागराज ने ये निर्देश जारी किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज से हम खबर है। संपत्ति विवाद में 3 लोगों की हत्या की गई। बेटे ने पिता, छोटी बहन और भांजी की हत्या की है।
छोटे भाई को मारने के लिए भी चलाई गोली, निशाना चूकने की वजह से छोटे भाई की जान बची है। मऊ आइमा के बिशानी गांव हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। निशाना चूकने की वजह से छोटे भाई की जान बची, तो 13 हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। बेटे ने छोटी बहन, पिता और भांजी की हत्या की। छोटे भाई को मारने के लिए चलाई थी गोली, लेकिन निशाना चूकने की वजह से छोटे भाई की जान बची। मऊ आइमा के बिसानी गांव का यह हत्याकांड, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो प्रयागराज से अहम खबर, संपत्ति विवाद में 3 लोगों की हत्या की गई है। बेटा ने पिता, छोटी बहन और भांजी की हत्या की है। छोटे भाई को मारने के लिए चलाई थी गोली, लेकिन निशाना चूकने की वजह से छोटे भाई की जान बची। 4 जनवरी 2026 को थाना महुआइमा पर मुकुंद पटेल पुत्र राम सिंह पटेल निवासी ग्राम लोकापुर बिसानी द्वारा अपने पिता राम सिंह, बहन तथा भांजी के गुमशुदा होने के संबंध में सूचना थाने पर दी थी, जिस पर थाना महुआइमा में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा अपने बड़े भाई मुकेश पर उनके साथ कोई घटना कारित करने का अंदेशा भी जताया था। इस सूचना पर आज मुकेश को 5 जनवरी 2026 को थाना तथा एसओजी टीम द्वारा हिरासत में लिया गया था। पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया है कि मुकेश के पिता राम सिंह से ज़मीन का विवाद चल रहा था। पिता द्वारा अपनी 4 बीघा ज़मीन अपने छोटे बेटे मुकुंद के नाम पे कर दी गई थी। अंबिकापुर में मोबाइल दुकान में लगी भीषण आग, रघुनाथ पैलेस के पास दुकान में आग की घटना सामने आई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण अभी सामने नहीं आए, लेकिन रात 8:30 बजे दुकान में आग की घटना से हड़कंप मच गया। तो दुकान में आग की घटना सामने आई है। आप देख सकते हैं भीषण आग की घटना सामने आई। अंबिकापुर में मोबाइल दुकान में भीषण आग की घटना सामने आई है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रघुनाथ पैलेस के पास दुकान में ये आग की घटना सामने आई है। दमकल की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पाया। आग लगने के कारणों की अभी जानकारी नहीं लगी है। तो रात 8:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद से अहम खबर है, जहां ठंड का कहर लगातार जारी है। रेलवे स्टेशन पर घना कोहरा छाया हुआ है। ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ी है। कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। विजिबिलिटी सामान से बेहद कम नजर आ रही है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है, जहां राया थाना क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे के समीप मांट ब्रांच गंगनहर में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई। कार में सवार युवकों द्वारा शोर मचाए जाने पर राहगीर मौके पर एकत्र हो गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्परता दिखाते हुए कार सवार सभी युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। और अगली खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। मई जून से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। हाउस लिस्टिंग एवं आवास गणना की तैयारी तेज की गई है। प्रदेश भर में 6 लाख कर्मचारियों की तैनाती होगी। जनगणना समन्वय समिति की दूसरी बैठक हुई। हाउस लिस्टिंग एवं आवास गणना की तैयारी तेज की गई है। प्रदेश भर में 6 लाख कर्मचारियों की तैनाती होगी। जनगणना समन्वय समिति की दूसरी बैठक हुई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। तो लखनऊ से अहम खबर। मई जून से शुरू होगा जनगणना का अहम चरण। पहला चरण हाउस लिस्टिंग एवं आवास की गणना की तैयारी तेज कर दी गई है। तो राजधानी लखनऊ से खबर आपको दिखाना। प्रदेश भर में 6 लाख कर्मचारियों की इसके लिए तैनाती होगी। जनगणना समन्वय समिति की दूसरी बैठक हुई है। हाउस लिस्टिंग एवं आवास गणना की तैयारी तेज कर दी गई है। तो प्रदेश भर में 6 लाख कर्मचारियों की होगी तैनाती। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर औरैया से है, जहां औरैया में शटरिंग खोलते ही लेंटर ढहा। 15 दिन पहले डाला गया था लेंटर। परिवार का घर और सपना दोनों मलबे में दब गए। मकान मालिक ने घटिया सामग्री होने का आरोप लगाया है। दुकानदार कासिम पर घटिया सामग्री देने का आरोप लगाया। कासिम पर बिना वैध रॉयल्टी मोरम बेचने का आरोप लगाया है। कासिम पर सीमेंट और सरिया बेचने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने प्रशासन से दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की है। तो बिना वैध रॉयल्टी मोरम बेचने का आरोप दुकानदार कासिम पर लगा है। कासिम पर सीमेंट और सरिया बेचने का आरोप लगा है। पीड़ित ने प्रशासन से दुकानदार पर कार्रवाई की मांग की है। औरैया में शटरिंग खोलते ही लेंटर ढहा। 15 दिन पहले डाले गए लेंटर को खोलते समय वो पूरा लेंटर ढह गया। परिवार का घर और सपना दोनों मलबे में दब गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ को इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की सौगात मिली है। पर्यटन मंत्री डबल डेकर बस को
पर्यटन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। 1090 चौराहे से लखनऊ दर्शन बस की शुरुआत हुई है। आमजन के लिए 7 जनवरी से शुरू होगी ये सेवा। नियमित ये बस सेवा यूपीएसटीडीसी संचालित कर रहा है। लखनऊ दर्शन बस इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस से कराई जाएगी राजधानी के शहर। बस सेवा सुबह शाम दोनों शिफ्ट में उपलब्ध रहेगी। 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10% की छूट रहेगी। वयस्कों के लिए 500, बच्चों के लिए 400 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10% छूट रहेगी। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस से कराई जाएगी राजधानी की शहर। बस सेवा सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में उपलब्ध रहेगी। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के जन्मदिन के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खास नजारा देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने पवन सिंह को बधाई देने वो लखनऊ पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच काफी गर्मजोशी दिखाई दी। शहनवाज हुसैन ने पवन सिंह को शुभकामनाएं देते हुए उनके काम और व्यक्तित्व की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, मैं पवन सिंह को जन्मदिन की मुबारकबाद देने विशेष तौर पर यहाँ आया हूँ। बिहार में आपको बता दें, बिहार में भाजपा की जो बम्पर जीत हुई है उसमें पवन सिंह की बेहद अहम भूमिका रही है। हमने चुनाव प्रचार के दौरान इनका प्रभाव देखा है। हुसैन ने आगे कहा कि वह बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से बिहार का नाम रोशन करने वाले पावर स्टार को बधाई देते हैं। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ पाया गया। यह घटना पंचरास्ता स्थित रामलीला मैदान विद्यालय परिसर की है। शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान अनिल मिश्रा के रूप में हुई है, जो इसी विद्यालय की प्रबंधक सुषमा मिश्रा के पति थे। घटना की जानकारी मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस आनन फानन में मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए शव को फंदे से नीचे उतारा और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर का रुख करेंगे खबर यमुनानगर से, जहां जिले के कामी माजरा गांव में 5 वर्षीय मासूम प्रिंस की हत्या के मामले में अपराध शाखा 1 की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंधविश्वास और तांत्रिक सिद्धि के चक्कर में बच्चे की बलि देने वाले मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उप पुलिस अधीक्षक रजत गुलिया ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 31 जुलाई 2025 को कामी माजरा गांव के एक ट्यूबवेल के हौद से 5 साल के प्रिंस का शव बरामद हुआ था। मासूम की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के कड़े निर्देशों के बाद अपराध शाखा 1 के प्रभारी राजकुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान टीम ने कल हमीदा हेड के पास से एक तांत्रिक शिव कुमार उर्फ सोनी को काबू किया। पूछताछ में शिव कुमार ने रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा किया है। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी भारती और 2 नाबालिग रिश्तेदारों के साथ मिलकर तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रिंस की बलि दी। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने आज उसकी पत्नी भारती को भी गिरफ्तार कर लिया है।
30/7/2025 को थाना सदर यमुनानगर थाना सदर यमुनानगर में श्री रविंदर वासी गांव कामी माजरा के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका 4 साल का बच्चा शाम 6:30 बजे से मिसिंग है, जिसके बाद थाना सदर यमुनानगर में मिसिंग की एक रिपोर्ट FIR दर्ज करी गई थी। मुकदमा नंबर 274 था। नेक्स्ट डे हमें सूचना मिली थी थाना सदर यमुनानगर में कि एक बच्चे की बॉडी गांव पंसारा में ट्यूबवेल के नज़दीक मिली है, जिसके बाद वो बच्चा जो लास्ट इवनिंग जो मिसिंग बच्चा था वही सेम बच्चा था। अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने केस दर्ज कराया है। हरिद्वार ज्वालापुर के पूर्व MLA सुरेश राठौर पर आरोप लगाया है। अभिनेत्री उर्मिला सनावर भी इसमें नामजद की गई। कई लोगों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। फर्जी मनगढ़ंत ऑडियो वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। सुनियोजित आपराधिक साजिश का उन्होंने दावा किया। सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल करने का भी आरोप लगाया। वायरल क्लिप को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा गया है। बीजेपी नेताओं का नाम लेकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। दुष्यंत को झूठा फंसाने की भी साजिश का इसमें दावा किया गया है। ऑडियो वीडियो में अपमानजनक भाषा का भी आरोप है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल पर ये आरोप लगाए गए। उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड दिन ब दिन नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवालों की जाल बुनता नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि मामला वर्ष 2022 सितंबर का है। पौड़ी जिले की रहने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी रमकेश्वर क्षेत्र में स्थित वंत्रा रिसोर्ट में काम करती थी, जिसकी हत्या कर दी गई थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड के CBI जांच की मांग पर अब दिन प्रतिदिन जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार धामी सरकार का घेराव कर रही है, तो अब अन्य स्थानीय दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अंकिता भंडारी न्याय महारैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, स्वराज सेवा दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने भी संयुक्त रूप मुख्यमंत्री आवास कूच किया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जनता के मन में सवाल है कि VIP जिसे बचाने की, क्या वो VIP दुष्यंत गौतम है जिसे बचाने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। वहीं UKD के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुरेश राठौर का कहना है कि दुष्यंत गौतम और अजय कुमार VIP और वो उस दिन हरिद्वार से वंतारा रिजॉर्ट आने वाले थे, जिनके लिए अंकिता भंडारी को मनाया जा रहा था। तो जब साक्ष्य मिल चुका है तो सरकार इसकी जाँच कराए। पूरा प्रदेश आज एकजुट होकर एक आवाज में अंकिता की हत्या की जांच की मांग कर रहा है। जब से अंकिता का जजमेंट आया था तो सब लोगों के मन में एक सवाल था कि ये आधा अधूरा जजमेंट है, क्योंकि VIP कौन है, रातों रात बुलडोजर क्यों चला, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी। ये जो सुबोध उनियाल हैं, जो सरकार का बचाव करने के लिए प्रेस में आए थे, एक तो मैं समझता हूँ कि वो अपने को शायद अधिवक्ता भी बताते हैं। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक अधिवक्ता कैसे इतनी हल्की बात कह सकता है कि जनता साक्ष्य लाके दे। साक्ष्य संकलन हमेशा पुलिस का काम होता है। मालूम है कि काफी समय से प्रदेश का शांतिपूर्ण माहौल खराब करने का प्रयास उन तत्वों के द्वारा किया जा रहा है जिनको राजनीतिक रूप से जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। वो हमारी बेटी अंकिता का नाम लेकर के अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज बेटी अंकिता की आत्मा भी इनको श्राप दे रही होगी कि किस प्रकार से उसका नाम लेकर के ये अपनी राजनीति सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में किसी भी प्रभावी व्यक्ति को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्लियर कट मेंशन है, वन थिंग। दूसरा, उन्होंने ये माना कि इस दौरान SIT ने जो काम किया है, क्योंकि 1.5 से 2 महीने का टाइम हो चुका था वो फाइनल वर्डिक्ट के दौरान, ये माना कि विवेचना एकदम सही दिशा में है। एक सही ऑफिसरों का ग्रुप इस विवेचना को सही दिशा में लेके जा रहा है।
प्रदेश में नए साल की शुरुआत के साथ भाजपा को घेरते हुए जनता के मुद्दों के साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड अब सरकार के लिए बड़ी टेंशन बन चुका है। सभी पक्षी दल अब सरकार को चारों तरफ से चुनौती देते नजर आ रहे हैं और भाजपा भी हर निष्पक्ष जांच का हवाला दे रही है, लेकिन अब तक विरोध निपटाने का नाम नहीं ले रहा। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रीतमा सिंह ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जो एसआईटी गठित की थी, क्या उसने विधायक रेणु बिष्ट का बयान लिया या क्या अंकिता भंडारी के फोन और डायरी से मिले साक्ष्य इकट्ठा किए? और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमने इस मामले को निष्पक्ष जांच की। देखिए, मैंने अभी कहा आपसे, बड़ा बचकाना और धिक्कारने वाला बयान है ये। पूछना चाहती हूँ मैं सुबोध उनियाल जी से, उन्होंने जो एसआईटी गठित की थी, क्या उस एसआईटी ने रेणु बिष्ट का स्टेटमेंट लिया? क्या उस एसआईटी ने अंकिता भंडारी के मित्र का स्टेटमेंट लिया? क्या उस एसआईटी ने अंकिता भंडारी के फोन में जो बातें मिली, उसकी डायरी में जो बातें मिली, उसका संज्ञान लिया? देखिए, मामला जग जाहिर है, हमारे उत्तराखंड की बेटी, मैं बोलता हूँ कोई किसी व्यक्तिगत बेटी नहीं है, पूरे उत्तराखंड की बेटी आज न्याय के लिए उसकी आत्मा तड़प रही है और इसीलिए पूरा उत्तराखंड जागा है, पूरा उत्तराखंड एकत्र हुआ है और हमारे सारे पूर्व सैनिक आप देख रहे हैं अपने झंडे के साथ, अपनी ये ग्रीन जैकेट के साथ, इन जो उत्तराखंड की जो भ्रष्टाचारी बेविचारी सरकार है, इसको जगाने के लिए इकट्ठा हुई है। दुर्भाग्यजनक जो एक घटना हुई है उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की, और उसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने एक त्वरित संज्ञान लेते हुए उसमें एसआईटी जांच का गठन किया और एसआईटी ने भी सारे तथ्यों को की विवेचना करते हुए माननीय न्यायालय में रखे और माननीय न्यायालय ने न केवल उन को जेल के अंदर भेजा बल्कि आजीवन कारावास की कठोर सजा भी उनको सुनाई है। और जब मुख्य थे उनको सजा मिल चुकी है तो फिर हम समझते हैं कि कांग्रेस इसमें जो सीबीआई की जांच है उसको क्यों कर रही है, हमारी समझ से परे है। कुल मिलाकर अंकिता भंडारी हत्याकांड पर एक बार फिर सुर्खियों में है कि भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर अब दिन प्रतिदिन जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार धामी सरकार का घेराव कर रही है, तो अब अन्य स्थानीय दलों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके चलते बीते रविवार राजधानी देहरादून में अंकिता भंडारी न्याय यात्रा के रूप में महारैली निकाली गई। इसमें कांग्रेस पार्टी के अलावा उत्तराखंड क्रांति दल, स्वराज सेवा दल और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा ने भी संयुक्त रूप मुख्यमंत्री आवास कूच किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग अंकिता भंडारी के समर्थन में देहरादून के सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े। आंदोलनकारियों ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला भी दहन किया। विपक्ष का कहना है कि जनता के मन में सवाल है वो वीआईपी दुष्यंत गौतम है, इसे बचाने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। सामाजिक और विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों ने कहा कि सरकार शुरुआत से ही वीआईपी को बचाने का प्रयास कर रही है। और इस बीच सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आर्थिक प्रगति की बहुत मजबूत आधारशिला बन चुकी है। मानकीकरण, प्रमाणीकरण, गुणवत्ता परीक्षण के माध्यम से बीआईएस न केवल उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बना रहा है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में भी सुरक्षा, भरोसे और संतुष्टि के भाव को मजबूत कर रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो ने पिछले 8 दशकों में न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि उद्योग, व्यापार और सेवा के क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इसलिए यदि मैं कहूं कि भारतीय मानक ब्यूरो आज भारत में गुणवत्ता आधारित संस्कृति का आधार स्तंभ बन गया है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, औद्योगिक प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि वहां बनने वाले उत्पाद और सेवाएं कितनी सुरक्षित, टिकाऊ और मानकों के अनुरूप हैं। ये सुनिश्चित करने का काम आप लोग करते हैं, क्योंकि जब कोई नागरिक किसी उत्पाद पर आईएसआई मार्क देखता है तो उसे भरोसा हो जाता है कि उत्पाद गुणवत्ता और सुरक्षा के सभी मानकों पर खरा उतरेगा। यही विश्वास भारतीय मानक ब्यूरो की सबसे बड़ी उपलब्धि और उसकी साख का प्रतीक है। भाइयों बहनों, आज मानकीकरण का दायरा केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रह गया है,
बल्कि यह कृषि के क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र, सुरक्षा, ऊर्जा, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक इसका विस्तार हो चुका है। मुझे खुशी है डिजिटल सुरक्षा, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रिसाइकलिंग सामग्री, हरित ऊर्जा जैसी उभरती हुई तकनीकों के लिए समयानुकूल मानक निर्धारित कर भारतीय मानक ब्यूरो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव बनाने का काम कर रहा है। आज भारतीय मानक ब्यूरो इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन स्थापित कर सतत विकास की दिशा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुझे बताया गया कि हमारे प्रदेश में भी मानक ब्यूरो विभिन्न विभागों में, जैसे हमारे यहाँ पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए, यूपीसीएल, आपदा प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय मानक ब्यूरो के देहरादून कार्यालय द्वारा जन जागरूकता अभियान, शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग एवं उद्योगों के साथ समन्वय स्थापित करके गुणवत्ता के प्रति समाज में एक सकारात्मक वातावरण तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे संकल्प केवल नारे नहीं बल्कि देश की आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी प्रगति के मजबूत आधार स्तंभ बन चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री कि भारतीय उत्पाद विश्व में गुणवत्ता का मानदंड बने, इस लक्ष्य की प्राप्ति का महत्वपूर्ण है। हमारे प्रदेश की सरकार भी अपने स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों में, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि, जड़ी बूटियां, स्थानीय खाद्य उत्पादों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मानक स्थापित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है। वहीं हम हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से एक एम्ब्रेला ब्रांड बनाकर हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उन सभी को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी मातृशक्ति महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनकी पहचान बढ़ने के साथ उनकी मांग भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है अच्छी गुणवत्ता वाली हमारी आदत भी बने और एक ये जन आंदोलन का रूप भी ले, क्योंकि गुणवत्ता की मांग करना केवल उपभोक्ता का अधिकार नहीं बल्कि आधार हमारे विकसित भारत का भी है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भी हर एक नागरिक की फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।